हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग व्हेन एवर यू वाचिंग मी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आपके सामने क्लास 12th चैप्टर 10th बायोमोलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, मेरे सामने बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर क्लास 12th का बायोमोलिक्यूल्स करवाइए, 12th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स करवाइए, हमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने नोटिस करके और आप लोगों की डिमांड पर मैं आज आपके सामने बिल्कुल इजी वे में और तरीके से बायोमोलिक्यूल को एक्सप्लेन करूंगा जी। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बायोमोलिक्यूल जिनको भी समस्या है, जिनको भी बायोमोलिक्यूल्स में डाउट है, प्लीज इस क्लास से जुड़ें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं बिल्कुल तरीके से अच्छे से इसको करने की कोशिश करूंगा कंप्लीट। दूसरी बात, इस क्लास से आप IIT JEE नीट यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोग यहां से निकाल सकते हो जी। इस तरीके से अपन डील करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कहा करते हैं सर बिल्कुल जीरो से पढ़ाइए, हम उस जीरो लेवल से शुरू करेंगे और उस लेवल तक चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि आपका नीट के, जेई के, आपके पास जितने भी RUHS एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं, उन सब के क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से इजी वे में अप्रोच हो जाएं, आप लोग उनको सोल्व कर पाएंगे। तो आप इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को, ज़्यादा अपने दोस्तों को, जितने भी हैं उन सब का आप शेयर करें, ताकि उनको बायोमोलिक्यूल्स में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का मौका मिले जी। मेरे को बच्चों ने कहा कि सर आप लोग इसको प्लीज़ पढ़ाइए, तो मैं आपके डिमांड पर लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं हम लोग, और आप जुड़िए जी। चलिए शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की चर्चा करें तो वही बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन से। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, 3 क्वेश्चन हमारे पास मैंने आपको सिखाए थे कि साइंस को जब भी शुरू करते हैं तो 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड के अंदर। पहला क्वेश्चन आपके पास में होता है कि व्हाट, यानी जो भी टॉपिक आपने लिखा है वो क्या है। फिर जैसे आपने को ये पता चलेगा कि एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स ये है, दैट मींस डेफिनेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए और एक्चुअली में आता है कि व्हाई वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स। हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे 2 आंसर स्टूडेंट के निकल के आते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की थी आपको। एक तो हमारे पास पेपर पर्सपेक्टिव आंसर भाई, पेपर पर्सपेक्टिव आंसर, और एक अपने पास होता है साइंटिफिक आंसर। 2 तरह के आंसर्स आपके पास बच्चों से आते हैं। पेपर पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि सर 12th क्लास के सिलेबस में है, आपके पास 4 नंबर का ये टॉपिक है 12th क्लास में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं जी। दूसरी बात, सर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं, जो भी बच्चा जिस भी चीज की तैयारी कर रहा है, सर इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे मार्क्स आ सकें, हम ये हमारे सिलेबस में है। दूसरी बात, साइंटिफिक आंसर पे जाएं तो एक तरह से साइंटिस्ट बनने की क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं ना, कि सर जब साइंस पढ़ी जा रही थी तो ऐसी कौन सी समस्या आई थी जिस समस्या के सॉल्यूशन के लिए आप और हम सब बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं भाई, ये जानने के लिए आपको पढ़ना है। तो आई थिंक आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्यों पढ़ा गया था, दैट मींस कौन सी समस्या का सॉल्यूशन है। क्योंकि नंबर के पीछे तो पूरी दुनिया भागती है स्टूडेंट्स, लेकिन जिनके पास नॉलेज होती है ना, वो दुनिया में चमकता है जी। और आप और हम सबको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि नंबरों के लिए। जब नॉलेज होगी तो नंबर पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे जी, ऑब्वियस सी बात है। एम आई राइट? चलिए, जैसे आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो तीसरा क्वेश्चन फिर से राइज होता है हमारे पास। वो होता है कि हमारे पास हाउ वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स, यानी बायोमोलिक्यूल्स को कैसे पढ़ा जाएगा। मतलब कि कौन कौन से थ्योरी, कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से अपने पास साइंटिस्ट आए जिसकी वजह से इसको पढ़ा जाता है जी। वापस देखिए, पहला क्वेश्चन माइंड में सिलेबस डाउनलोड कर देता है कि एक्चुअली में जैसे आप इसको डिफाइन करोगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज माइंड में आ जाएगी कि हम पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। एम आई राइट? जैसे सिलेबस डाउनलोड होगा
तो आपके पास में ये पता चलेगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मतलब इस जीवन में, हमारे इस केमिस्ट्री में, हमारे साइंस में इसका रोल क्या क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसका पता दूसरे क्वेश्चन से चलता है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ वी स्टडी में, मतलब कैसे पढ़ा जाएगा, क्या क्या अपन यूज करेंगे, कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी थ्योरी यूज करेंगे जी। और इस क्वेश्चन के साथ अपन चैप्टर को कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी साइंस की स्टडी की जाती है तो 3 क्वेश्चनों का जवाब मिलना चाहिए। अगर 3 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिल रहा, इन द सेंस कि आपका कुछ ना कुछ छूट गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपन लेकर पास पहले क्वेश्चन से। और आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई वी स्टडी, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि व्हाट, लेकिन उससे पहले प्रश्न एक्चुअली में देखा जाए तो समस्या ही होगी। उस समस्या के सॉल्यूशन के इसको पढ़ा गया होगा और फिर पढ़ लिख के पूरी एनालिसिस करके इसका नाम दिया गया होगा जी। बात सही है कि नहीं है? तो अपन सबसे पहले इस पे आएंगे कि बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा क्यों गया था। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली में किस में पढ़ा जाता है। मतलब बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में, कहते हैं ना केमिस्ट्री की ब्रांच होती हैं अपने पास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, आपने जनरली सुन रखा होगा। इसके अलावा फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपके पास बायोकेमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्चुअली में ये किस ब्रांच का टॉपिक है उससे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल किस ब्रांच का टॉपिक है, किस ब्रांच के अपने पास चैप्टर है, वो अपने को समझना है। तो आपको एक बात बता दूं कि बायोमोलिक्यूल्स नाम में छुपा है बायो, और बायो का मतलब अपने पास अच्छे से जानता है। तो एक्चुअली में ये अपने पास एक केमिस्ट्री होता है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। और इस बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है कौन? बायोमोलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपना एक फर्ज बनता है कि हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बायोकेमिस्ट्री क्या है। उसके बाद आप और हम सब किस में बढ़ेंगे जी, इस टॉपिक पे आएंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, फिर अपन सारी बातें इसकी पढ़ेंगे जी। तो आइए, बायोकेमिस्ट्री, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि टॉपिक के नाम में उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो उसके नाम से उसकी डेफिनेशन अपन डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं जी। देखिए, आप इसको जरा थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए। बायो मीन्स क्या होता है अपने पास? लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, या फिर बोले तो लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स होती है क्या नहीं होती। केमिस्ट्री का मतलब होता है, यहां से केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। क्या बोले अपने पास? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या बोले जी? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये अपने पास होती है। तो अगर इन दोनों को मैं क्लब करूं, दोनों को ऐड करूं, तो आप और हम सब बायोकेमिस्ट्री को इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं जी। तो आपसे कोई पूछे कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते किसको अपन लोग, तो स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बींग्स, या अपनी बात बोले तो इन अपने पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस या बायोलॉजिकल सिस्टम्स, आप समझ सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस विद इन द लाइफ या लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। मैं लिख देता हूं आपके लिए, इन दोनों चीजों का आप अपने पास क्लब करके आपके सामने डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस या फिर रिएक्शंस, जो भी आप बोलना चाहो, केमिकल रिएक्शंस विद इन द लिविंग बींग्स, विद इन द लिविंग बींग्स is known as बायोकेमिस्ट्री। बताइए, क्या आप लोग इस डेफिनेशन को इस टॉपिक के नाम में से आपने डेराइव किया कि नहीं किया? बोलो, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल इजी वे में आपने डेराइव किया कि बायो मींस लिविंग बींग्स, या अपने पास लाइफ, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इन दोनों को क्लब करने पर आपके पास क्या है कि केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी किसमें करना? लिविंग बींग्स में, अपने पास लाइफ में करना, उसे अपने पास क्या बोलते हैं जी? बायोकेमिस्ट्री। और इसी का टॉपिक क्या है अपने पास? बायोमोलिक्यूल्स। तो अब इतनी बात समझने के बाद अपन सीधे आते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे। क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, क्यों पढ़ा जाता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे जी। तो आइए भाई शाबाश, जनरली इसी पे आगे बढ़ते हैं। पोज करके आप लोग लिखते जाइएगा
और अच्छे से नोट्स बनाएंगे जी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेके बैठे आप लोग और आराम से चीजों को डिक्टेट करते चलें, क्योंकि कई बार अपने पास होता क्या कि जब मैटर होता है ना तो अपने पास तैयारी अच्छे कर पाते हैं जी। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और फटाफट से अपने पास काम हो गया जी, नहीं। जब आप उस मैटर जो मैंने पढ़ा रहा हूं आपके सामने उसको आप आराम से लिखिए, तो आप उसको बाद में जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप उस मैटर से आप अपना आउटपुट दे सकते हैं जी। ठीक है, तो फिर मैटर नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इस पे चर्चा करेंगे जी। तो आइए सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए कि व्हाई वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स। ये जानिए सबसे पहले तो व्हाई वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स, क्यों पढ़ा गया था बायोमोलिक्यूल्स का, इसकी चर्चा अपने को करनी है जी कि बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स कुछ एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे अपने पास इन बायोमोलिक्यूल्स का अपन चर्चा करते हैं, जैसे अपन सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में, अपने पास कहने का रिप्रोडक्शन में, आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में, इनमें इसका यूज होता है जी। काश अपने पास बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते तो अपन रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी के अंदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपन लोग अपने पास एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपने पास ग्रोथ नहीं कर पाते। तो कितना एसेंशियल है। क्या आप बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते तो ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने बोली हैं क्या आप लोग प्रॉपर वैसे कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने की नीड पड़ी, दैट मींस रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में, तो इनमें इसकी पढ़ने की नीड हुई जी। और इन्हीं नीड की वजह से आप और हम सब किसकी स्टडी करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की। तो आप इसका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि व्हाई वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स। इसका आंसर क्या होगा? वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स, वी स्टडी द बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज आगे आपके सामने मैं बोल रहा हूं, आप उनको डिक्टेट करते जाएंगे जी। वी स्टडी द बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आर important, because biomolecules are important essential organic compounds, important essential organic compounds that are building blocks of all lives, यानी सभी लाइफ, जितनी भी लाइफ अपने पास एग्जिस्ट करते हैं ना उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब उनकी बेस होता है, उनका आधार होता है जी। ठीक है, दूसरी लाइन से एरो लगा के लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर फिर से अपन लोग एरो लगाएंगे जी, और इसके नीचे लिखेंगे फॉर एक्सप्लेनिंग और डेराइविंग सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस, फॉर एक्सप्लेनिंग सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस लाइक नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग कर करके लिखते जाइएगा इनको। पहले अपने पास एनर्जी प्रोडक्शन, पहला एनर्जी प्रोडक्शन, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर थर्ड ग्रोथ, नंबर 4 जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, नंबर 4 जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, डॉट 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 करके ETC आदि। तो इन सभी में इनका रोल है, इसलिए आप और हम सब तरीके से बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं जी। व्हाट, अब अपने पास इतना पता लगने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा बायोमोलिक्यूल्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो आइए जी अब हम शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि अपने पास होते क्या है बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं जी। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं जी?
बायोमोलिक्यूल जितने भी होते हैं ना, वो कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपके पास में होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रत्येक लाइफ के अंदर, जो अपने पास जितनी भी चीजें हैं अपने पास, वो बायोकेमिकल जितनी भी रिएक्शंस हैं, जब बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपने पास रेगुलेट करते हैं। जैसे आपके सामने मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, बताओ बात सही है कि नहीं? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब की बात है। जैसे आपके सामने बात करूं अपने पास विटामिन्स, बोलो बात सही है कि नहीं? विटामिन्स की बात करें, अपने पास प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स अपने पास हैं। क्या जब भी जिम वगैरह जाते हैं तो अपने पास जो भी जिम ट्रेनर होता है वो आपको कहता है कि प्रोटीन लीजिए, विटामिन्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए। तो बताओ ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं जी। तो यही आपके पास क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है जी? बायोमोलिक्यूल्स आपके पास में है। तो एक बार आप इनको डिफाइन कीजिए, मेरी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं आपके सामने। आप बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए शाबाश। those complex molecule which are take part in biochemical reactions, those complex molecule which are take part in biochemical reactions is known as biomolecules, फॉर एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, डॉट डॉट करके आदि जितने भी अपने पास एक्सेट्राज हैं, बहुत सारे होते हैं, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जी। पहला बात पता चला कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, यानी मैंने शुरुआत से देखा बायोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोकेमिस्ट्री क्या थी? एक ऐसी केमिस्ट्री थी जिसके अंदर स्टडी की जाती है किनकी? अपने पास केमिकल रिएक्शंस की, किसमें? बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, तो इसे बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा जाता है। तो बायोमोलिक्यूल क्या है? तो वे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप कहते हो ना, एक केमिकल रिएक्शन में दो चीज काम आती हैं, रिएक्टेंट अपने पास होता है, रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो, जैसे A प्लस B के बीच में रिएक्शन हुई और आपके पास प्रोडक्ट बना जी। तो ये आपके पास है ना, जो इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं, इन अपने पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं जी। सही है कि नहीं? क्योंकि रिएक्शन हमेशा दो या दो से अधिक चीजें स्पीसीज के बीच में संपन्न होती है। तो इसी तरह से आपको ये समझना है जी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन के करवाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी, उनको अपन क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल पे अब सबसे पहले इन एग्जांपल में बात करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है जी? इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों सिलेबस में है, सारे के सारे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कार्बोहाइड्रेट की। आइए भाई शाबाश, चर्चा करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। आइए सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, इनकी चर्चा करेंगे जी। अब एक मेरी बात समझना, आप लोग सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पहला ही वीडियो अपना चल रहा है, आप लोगों को नंबर के लिए पढ़ना है या नॉलेज के लिए पढ़ना है? क्योंकि नंबर के लिए पढ़ोगे तो वो तरीका भी मेरे पास है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो वो तरीका भी हमारे पास है जी। मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं या ओनली डेफिनेशन देके, एग्जाम्पल देके आपको नंबर्स लाने जी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे इसके बारे में कि आपको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अगली वीडियो में आपके सामने डील करेंगे जी। ठीक है, तो आइए कार्बोहाइड्रेट्स। आज तो मैं दोनों तरीके से बात कर रहा हूं आपके सामने, रटवाने वाले तरीके से भी और ट्रिक से भी बात करूंगा, दैट मींस नॉलेज के बेसिस पे भी बात करेंगे जी। तो सबसे पहले समझिए कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या, इसको डिफाइन करना आप लोगों को। तो समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपके सामने एक सिंगल वर्ड में डेफिनेशन, एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन देने की कोशिश करूं तो आप क्या कहोगे जी? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन,
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसानी से समझिए आप। जनरल फॉर्मूला इसका होता है जी, जनरल फॉर्मूला इसके पास होता है यानी CH2O(Y). देखिए ना, कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो कार्बन के हाइड्रेट्स से क्या कहलाते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, आपको ध्यान रखना है। अब इस एग्जांपल की चर्चा करते हैं कि साहब एग्जांपल से समझाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। लीजिए एग्जांपल से बात करते हैं। तो यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, x की जगह मैं अपने पास y की जगह 6 रख के देखता हूं जी। देखिए C6 H2O का होल 6, तो ये अपने पास बनेगा क्या? मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा जी? C6H12O6। क्या है भाई? ये या तो ग्लूकोज हो सकता है, या आपके पास ग्लूकोज हो सकता है, या फ्रक्टोज हो सकता है जी। फ्रक्टोज हो सकता है। वो आगे जाके बात करेंगे कि इसी एक ही फॉर्मूले का अपन ने ग्लूकोज फ्रक्टोज क्यों बोला है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप का चेंज होता है जी। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है जी। बस इसका फर्क होता है, वो अपन आगे समझेंगे कैसे करेंगे। तो सिर्फ ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है। तो दैट मींस बताइए C6H2O होल 6 क्या है? C6H12O6 मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही आएगा जी। तो जहां पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने पास क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपके पास में है जी। समझने की कोशिश करें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दी जाए, यह फॉर्मूला हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि CXH2O(Y) को फॉर्मूला सेटिस्फाइड करे। अब ये क्या बात हुई सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, वे सब जगह एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे, यानी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे, मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले को फॉलो भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। बात सही है कि नहीं? दूसरी बात, कई इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या होंगे जी? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन पे बात कर लेते हैं। देखिए जी, एक्सेप्शन क्या बोला मैंने? देखिए अगर मैं आपके सामने x की जगह 1 रख के देखता हूं, देखिए C1 H2O का 1, बताओ क्या बन गया ये? बताओ फॉर्मूला क्या बना? HCHO। बताओ ये आपके पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है जी? फॉर्मल्डिहाइड है, जो अपने पास नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, यानी अपने पास एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस बात को समझिए आप। अब देखो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लीजिए। CXH2Y फॉर्मूला भी फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और देख लीजिए आप एक्सेप्शन नंबर 2, आपके सामने अगर मैं बात करूं कि C2H2O का होल 6, बताओ, सॉरी 2H2 का 2, बताओ क्या बना आपके पास में? इसको अगर अपन बनाएं तो आपके सामने क्या बना? C2H4O2। बात सही है कि नहीं? और वैसे देखो तो अगर इसको कंबाइन किया जाए CH3COOH, देखिए एक C, दो C अपने पास है, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन। देख लीजिए CH3COH। तो ये आपके पास ये भी कैसा है? ये एसिटिक एसिड है। क्या है जी? एसिटिक एसिड है। ये भी आपके पास नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर दिख नहीं रहा थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लेना, और क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि अपन लाइन नीचे से थोड़ा सा लिखना शुरू करते तो आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि अब देखिए सारे के सारे दोनों एग्जांपल जो मैंने आपके सामने दिए हैं, वो दोनों के दोनों एग्जांपल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जी। इसका मतलब
आपके सामने ये फॉर्मूला तो हमेशा ट्रू नहीं होता, मतलब हर एग्जाम्पल पे लागू नहीं होता जी। ऐसे देखिए, ये तो फॉर्मूले को फॉलो करता फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो फॉर्मूले को फॉलो नहीं भी करेंगे, यानी करेंगे भी और अपने पास नहीं भी करेंगे फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखिए वो कौन से हैं, इनको पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए दूसरे एक्सेप्शन की मैं बात करूं तब समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एग्जांपल ऐसे जैसे अपने पास जैसे C6H12O5, जैसे रैमनोस है अपने पास, रैमनोस, ये आपके पास है। बताओ क्या फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए C6H12O6, तो आप कहीं भी फॉर्मूले में 1 2 3 4 रख के देखिएगा, तो अपने पास 6 रखेंगे तो अपने पास ये कितना आना चाहिए भाई, C6H12O6 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको कंफर्म क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं है कि जनरल फॉर्मूला हर जगह लागू हो। जनरल फॉर्मूला लागू होते भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, और जनरल फॉर्मूला नहीं लागू होगा तब भी वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है जी। तब एक समस्या आ गई कि सर अब इस समस्या का सॉल्यूशन तो बताओ, कि आपने बता दिया कि फॉर्मूला लागू नहीं होगा, तो हम ऐसी कौन सी, क्योंकि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि डेफिनेशन हमेशा ऐसी होती है कि जिसको कोई गलत नहीं कर सकता जी, और सबके एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। जो जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है जी। तो अब उस डेफिनेशन पे आते हैं जिस डेफिनेशन पे सारे एग्जांपल सोल्व हो जाएं, मतलब कि कोई एक्सेप्शंस ना हो, आप जहां लगाओ वो डेफिनेशन काम कर जाए कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं अपन लोग सेकंड डेफिनेशन के ऊपर, जो मॉडर्न डेफिनेशन है। ये कैसी थी, ओल्ड डेफिनेशन, कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात होती है। आइए अब अपन मॉडर्न डेफिनेशन पे बात करते हैं। वो डेफिनेशन आपको सब जगह लागू होगी, और क्या है देखिए भाई, मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन। आइए भाई, अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने, और सब जगह लागू होगी, और वो क्या है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑलवेज बिहेव एज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अपने पास जनरली समझने की कोशिश करना भाई। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज always known as carbohydrates, always known as carbohydrates। अब इस बात, ये आपकी कंफर्म बात है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह बिहेव करेंगी। ये आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चर्चा करूं, इधर देखिए भाई, समझने की कोशिश करें। इधर देखो डबल बॉन्ड O, अपने पास H, एल्डिहाइड हुआ कि नहीं हो। अब यहां से आप कहीं भी आपके सामने OH ग्रुप जोड़ दीजिए, ये लीजिए अपने पास OH, और यहां लीजिए आपके पास OH और लगा लीजिए, ये आपके सामने C है, इधर देखिए भाई ये C है, ये अपने पास OH है, तो अपने पास 1 2 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और लास्ट में कैसा है, एल्डिहाइड है। तो इसको आप और हम सब क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अपने पास कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन इसको आगे जाके प्रूव भी करेंगे कि साहब ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब मैं एग्जांपल लेके आऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो आपको इस डेफिनेशन को 100% अपन प्रूव कर लेंगे। तो अभी सिर्फ एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ ट्रेलर है, मूवी तो बाकी है जी। आइए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसे सी अपने पास में C, डबल बॉन्ड O, ये C अपने पास ये इस तरह ये, तो अपने पास यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दो, जहां पे जोड़ दीजिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे जी, हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी 2 से ज्यादा अगर अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको अपन क्या बोलेंगे जी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑलवेज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आप लोगों के पास कोई गलत नहीं कर सकता। आप आराम से इस डेफिनेशन को अप्लाई करना, हर एग्जाम्पल पे अप्लाई करना, अप्लाई कीजिए। आई बात समझ में? तो यहां तक किसी को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए जी। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन आपके पास में है, दो डेफिनेशंस होती हैं, मॉडर्न डेफिनेशन और ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन सब एग्जाम्पल्स पे लागू नहीं होती, कि जो जनरल फॉर्मूला होता है जनरली अपने अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज नॉट ट्रू, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले को फॉलो करेंगे लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। कई फॉर्मूले ऐसे होंगे जो फॉर्मूले को फॉलो नहीं भी करेंगे लेकिन फिर भी वो जनरली अपने पास किसकी तरह बिहेव करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरह। तो ये था अपने पास छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके पास में कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, दैट मीन्स बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस में पढ़ा जाता है, ये सारी बात मैंने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा जी कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के बाद क्या है, क्वेश्चन मिला आप लोगों को, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे, और इसकी चर्चा अपन डियर स्टूडेंट्स टुमारो की क्लास में अपन, यानी कल की क्लास में अपन इसको चर्चा करेंगे। अपन इस क्लास को यहीं होल्ड करते हैं। आप मुझे मैसेज में कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए। आज ये क्लास इंट्रोडक्शन की थी, इंट्रोडक्शन आपका कैसा लगा, ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाएं, और आपके जो कमेंट्स हैं उनसे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि चीज़ें अच्छी डिलीवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी चीज़ों को लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मुझे कल की क्लास में बताएंगे कि चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।